Hello everyone, this is Meenakshi. It is the fourth part of December 2021 and June 2022 Public Administration paper for UGC NTA NET. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, which of the following are correct regarding reservations of seats for representations of certain sections of population in पंचायती राज institutions. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जब रिजर्वेशंस होती हैं सीट की, ठीक है, तो जब हम जो सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की रिजर्वेशन होती है, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वो किस बेसिस पर होती है, ठीक है. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टेट. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज लिंक्ड टू देयर पॉपुलेशन इन दैट पंचायत एरिया. Reservation of seats for backward classes is not necessarily linked to their population. छोटा सा एक वर्ड है, इसी से आपका आंसर बन जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो. ओके, ठीक है, देख लेते हैं. जब रिजर्वेशन होती है ना सीट्स की, एससी एसटीज की अगर बात करें, तो वहाँ पे हम उनकी पॉपुलेशन देखते हैं इन पर्टिकुलर लेवल्स. तीनों जो लेवल्स हैं, ठीक है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो तीनों लेवल हैं, उन तीनों के लेवल की पॉपुलेशन देखी जाती है. ओके, स्टेट की नहीं, उन तीनों लेवल की पॉपुलेशन देखी जाती है. उसी के बराबर होती है आपकी रिजर्वेशन. ओके, जितनी उस लेवल, उस पर्टिकुलर लेवल की पॉपुलेशन होगी, उसी के हिसाब से आपकी जो एससी या एसटीज हैं उनकी रिजर्वेशन होगी. वन थिंग इज क्लियर, पहले से नोट डाउन कर लें. आप पढ़ते हैं, ठीक है. पहला स्टेटमेंट कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससीज जो होती हैं वो होती है एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टेट, ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज लिंक टू देयर पॉपुलेशन इन दैट पंचायत एरिया. बिल्कुल, जितना पंचायत एरिया की पॉपुलेशन है उसी बेसिस पर रिजर्वेशन होगी सीट्स की, उसी प्रोपोर्शन में होगी. ओके, जितने शेड्यूल्ड ट्राइब उस पर्टिकुलर लेवल में है उतनी ही उसकी रिजर्वेशन होगी. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. बट पहली स्टेटमेंट कहती है कि एससीज की जो रिजर्वेशन होगी वो होगी इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टेट. स्टेट नहीं, ठीक है, एक हर पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से होगी. हर पर्टिकुलर लेवल पर कितना पॉपुलेशन है उसी पर डिपेंड करेगा कितनी रिजर्वेशन होनी है. यहाँ पर स्टेट कहते हैं. ओके, सो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी. थर्ड स्टेटमेंट कहती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट नेसेसरली लिंक टू देयर पॉपुलेशन. कि जब आप बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये उसके पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करती है. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये डिटर्मिन कौन करता है? ये डिटर्मिन करता है स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट. ओके, ये स्टेट के ऊपर छोड़ा होता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर कह लो. ये उसकी सोच के ऊपर है कि वो कितनी बैकवर्ड क्लासेस की कितनी रिजर्वेशन करवाता भी है या नहीं करवाता है. ओके, दैट मीन्स कि ये एक वॉलंटरी प्रोविजन है. ओके, बाकी कंपलसरी है, ये दोनों कंपलसरी है, बट ओबीसी की वॉलंटरी प्रोविजन है. तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन गया? बी एंड सी, दैट इज 4. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following considered public administration as socially embedded process of relationship, dialogue and action to promote human flourishing for all? इनमें से कौन है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस तरह से डिफाइन करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशली एम्बेडेड प्रोसेस है रिलेशनशिप्स का, डायलॉग्स का, और एक ऐसा एक्शन है जो हर इंसान को जनरली फ्लोरिश करवाने में हेल्प करता है. ठीक है. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मीनाब्रू कॉन्फ्रेंस 2 या मीनाब्रू कॉन्फ्रेंस 3. पहले ये डेफिनेशन बहुत आती थी, ठीक है, अब आना थोड़ी बंद होगी, पहले बहुत आती थी. ओके, ये डेफिनेशन किसने दी है? इट इज गिवन बाय मीनाब्रू कॉन्फ्रेंस 3, ठीक है, दैट इज 4. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द टाइटल of the book by Abraham Kaplan on behavioral science in research is. अब्राहम कैपलन ने बुक दी है बिहेवियरल साइंसेस पर
रिसर्च पे जो बिहेवियरल साइंसेज है उस पर उससे रिलेटेड एक बुक दी है, उस बुक का नाम क्या है? द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, द कंडक्ट ऑफ एनक्वायरी, द कंडक्ट ऑफ सोशल इंक्वायरी, द कंडक्ट ऑफ बिहेवियरल रिसर्च। अगेन हुज हु है और ऊपर से बहुत टफ जो थिंकर है वो पूछे हैं, शायद पढ़े हों, तो डायरेक्ट देख लेते हैं। बुक का नाम था द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, बाय अब्राहम कैप्लन, ठीक है, मेथोडोलॉजी फॉर बिहेवियरल साइंसेस। ओके, सो द राइट आंसर इज 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको रीजन असर्शन दिया है, असर्शन और रीजन आपको पहचानने, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है या नहीं है, और असर्शन को रीजन कितना जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू कंपैरेटिव स्टडीज इन एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन इंस्टीट्यूशन, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। जो कंपैरेटिव स्टडीज़ की ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं उनका काम किस पर था, उनका फोकस किस पर था? प्रोसीजर्स पर, फंक्शंस पर, इंस्टीट्यूशंस पर, यानी कि स्ट्रक्चर्स पर। जो कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ है गवर्नेंस की और एडमिनिस्ट्रेशन की, वो डायनामिक स्ट्रक्चर्स पर फोकस, स्टैटिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा डायनामिज्म पर फोकस्ड है, यानी कि कितना चेंजेस आ रहे हैं उस पर फोकस है। ओके, ये आपको पहचानना है। देख लिया आराम से। देख लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात करें, बिल्कुल उनका फोकस इंस्टीट्यूशन, प्रोसीजर्स और फंक्शंस पर था, ठीक है। वो स्टेटस को मेंटेन करने में बिलीव करता था, स्टेटस को मेंटेन करने में बिलीव करता है। बट जो कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ हैं गवर्नेंस की, ठीक है, वो डायनामिक प्रोसीजर्स पे फोकस करता है कि कितना चेंज आप लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, कितना वास्टनेस आप दिखा सकते हैं, कितना हॉराइजन अपना बढ़ा सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट पहले में ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की गई है, दूसरे में गवर्नेंस के कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। एक में ट्रेडिशनल अप्रोचेस की डेफिनेशन दी गई है, एक में कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ की डेफिनेशन दी गई है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, बट आर इज़ नॉट explaining A correctly. Okay, so the right answer is 2. ठीक है, let's move on to next question. वेलफेयर स्टेट का एवोल्यूशन जो होता है वो किन रीजन से होता है, आपको मेन रीजन बताना है, ठीक है, मेन रीजन बताना है फॉर एवोल्यूशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या था? जो वेलफेयर ऑफ द पीपल के हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये पुलिस स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करके कॉन्सेप्ट आता है। पुलिस स्टेट का मतलब क्या है? जो रिजिड स्ट्रक्चर्स पे ही फोकस्ड है, रिजिड है, स्ट्रक्चर्स पे ही फोकस्ड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस्ड है, बट मैन पर उसका फोकस नहीं है, ठीक है, वो आपकी पुलिस स्टेट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन? मेन रीजन ध्यान रखें। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट वो स्टेट है, ठीक है, जहां पर स्टेट या ग्रुप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी, बेसिक सोशल सिक्योरिटी जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है। ओके, जो गवर्नमेंट है वो सोशल और इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, क्या होगी? गवर्नमेंट सोशल और इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। बहुत सारे रीजन से जिस वजह से वेलफेयर स्टेट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होता ही आता है। उसमें से सबसे पहले थी बेवरेज रिपोर्ट। बेवरेज रिपोर्ट क्या थी? 1942 की रिपोर्ट थी जिसने सोसाइटी के 5 जाइंट इविल्स दिए थे। ओके, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि अगर आप सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स जो है वो लगाएंगे, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स जो है वो ऑप्ट किए थे। उस वजह से भी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वेग में आ जाता है, फैशन में आ जाता है। चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क की बात करेंगे 1883 में। इन्होंने सिकनेस और मैटरनिटी लॉ बनाकर पहली बारी कोशिश की थी
मॉडर्न जो वेलफेयर सिस्टम है, सोशल वेलफेयर सिस्टम है, उसकी फाउंडेशन रखने की कोशिश की थी। ओके, उसके बाद आपके वर्ल्ड वॉर 1, ग्रेट डिप्रेशन जो आता है उसकी वजह से, वर्ल्ड वॉर 2, ये अनदर रीज़न है वेलफेयर स्टेट को लाने का। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से भी आपकी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होता है, फिजिकल कैपेसिटी की वजह से भी होता है। ठीक है, ओके, खासकर मिडिल इनकम कंट्रीज में कितनी फिजिकल कैपेसिटी है। कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी हो तब भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, अगेन मिडिल इनकम कंट्रीज में। ठीक है, उसके बाद अगर आपके स्ट्रॉन्ग सोशल और कुछ स्ट्रॉन्ग सोशल और लेबर मूवमेंट्स जो है वो आती हैं, उस वजह से भी वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होता है। ठीक है, ये मेन रीजंस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है मेन रीजन, तो अगर आप मेन रीजन पूछेंगे अमंग दीज, वो था रशियन रेवोल्यूशन, दैट इज 4। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ब्रिटिश इंडिया के कुछ रेजोल्यूशंस या डिक्लेरेशंस हैं, उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाने को बोला गया है। मेयोर्स रेजोल्यूशन, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, रिपन्स रेजोल्यूशन, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। देख लेते हैं। मेयोर्स रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो ये 1870 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये किसके लिए था? ये बेसिकली लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन थी। क्या थी? लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन थी। ठीक है, लेजिस्लेशन की कुछ डेवोल्यूशन करवाई गई थी ताकि लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में आ सके। ओके, फर्स्ट टाइम इसी की वजह से आया था। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो ये जो डिक्लेरेशन थी ये 20 अगस्त, ओके, 20 अगस्त 1917 में डिक्लेरेशन हुई थी। इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते थे। रिपन्स रेजोल्यूशन की बात करेंगे, अगेन ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। ये थी 1882। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मैग्ना कार्टा जो इसको कहते हैं। ठीक है, एक तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, मेयो भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। फिर आपकी रॉयल कमीशन आ जाती है ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। ये कब की थी? ये थी 1907 की। ये किससे रिलेटेड थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके बीच के रिलेशन मेंटेन करने की जो है ये इसने बात की थी। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन मेंटेन हो, उससे रिलेटेड ये रॉयल कमीशन थी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होगी आपकी? सबसे पहले आपकी आ जाएगी दिस वन 1870 ए। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 1882 दैट इज सी। फिर आपका आ जाएगा डी दैट इज 1907। फिर आपका आ जाएगा 1917 दैट इज बी, ए सी डी बी। ओके, ए सी डी बी दैट इज 3। ओके, शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस तो आएगा नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following considered that the best organization try to incorporate the best of both mechanistic and organic system of organization? इनमें से कौन थे जो ये कहते थे कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन तभी बन सकती है जब हम मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करेंगे? किसने कही थी ये स्टेटमेंट या किसने आइडिया दिया था? हेनरी मिन्सबर्ग ने, टॉम बर्न्स एंड जीएम स्टाकर ने, एसपी रॉबिन्स ने, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग ने। अगेन ये हुज हुआ और थोड़ा सा टफ है, डोंट वेस्ट टाइम ओवर इट। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसकी थी? टॉम बर्न्स एंड जीएम स्टाकर की। लर्न कर लें इसे एज इट इज। ओके, प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरी फ्योल की जो बुक थी, ठीक है, क्लासिक बुक थी इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एट जनरल
इसे स्टोर्स ने ट्रांसलेट किया था, किस नाम से ट्रांसलेट किया था? गलत नाम था वो, ओके, ध्यान रखें। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एट जनरल जो थी ये 1916 की बुक थी, ओके, 1916 की बुक थी। 1929 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। पहले ये फ्रेंच बुक थी, ओके, फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, बट किया गया था गलत। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अगेन फोर्थ भी यही है। इसे गलत ट्रांसलेट किया गया था क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि तब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में फ़र्क ही नहीं पता था, ठीक है। जिन्होंने ट्रांसलेट किया था उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट नाम दे दिया गया था। नाम होना चाहिए था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, बट नाम पड़ गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ओके। सो द राइट आंसर इज 1, ठीक है। जबकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है, मैनेजमेंट वर्ड ही नहीं है। जनरल आपका हो गया जनरल, इंडस्ट्रियल हो गया इंडस्ट्रियल, ठीक है, बट मैनेजमेंट कहाँ से आ गया? दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तब इंटरमिंगलिंग थी, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटरचेंजेबल वर्ड से, इनफैक्ट मैनेजमेंट टर्म थी बट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म नहीं आई हुई थी, ओके। तो इसीलिए स्टोर्स ने इसको रॉन्गली क्या किया था, इंटरप्रेट किया था, उसने इसको कह दिया था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है। Which of the following has been described as a master key to good governance by the second ARC? सेकेंड ARC रिपोर्ट जो है इसने किस अपनी रिपोर्ट को मास्टर की टू गुड गवर्नेंस कहा था? प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस को, एथिक्स इन गवर्नेंस को, राइट टू इंफॉर्मेशन को, पीपल पार्टिसिपेशन को। सेकेंड ARC आपकी 2005 में आई थी, दी गई थी, ठीक है, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली, ओके, बिल्कुल पता होना चाहिए। 15 रिपोर्ट्स थी ये, और ये एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन तब आती हैं जब बहुत बम्बास्टिक चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की बात हो। फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो सेकेंड ARC से ज़्यादा सक्सेसफुल थी। सेकेंड रिपोर्ट की बहुत सारी रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई, कुछ अभी भी जो हैं वो लटकी हुई हैं कि माननी चाहिए कि नहीं, ओके। तो किस रिपोर्ट को इन्होंने मास्टर की टू गुड गवर्नेंस कहा था? किसी एक वीडियो में मैंने पूरा सेकेंड ARC समझाया अच्छे से, सारी रिपोर्ट्स 15 की 15 बताई हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो रिपोर्ट 15 यानी कि स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्ट 12 यानी कि सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड रिपोर्ट 11 यानी कि ई गवर्नेंस, ये आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपकी पहली रिपोर्ट है उसी का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, अ मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। सो द राइट आंसर इज 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है रिसर्च में वो क्या दिखाती है? यूनिकनेस, यूजफुलनेस, क्वालिटी, एक्यूरेसी, साउंडनेस एंड रेप्लिकेबिलिटी ऑफ डाटा। देख लेते हैं। अगर एक रिसर्च रिलायबल है और वैलिड नहीं है तब भी वो रिसर्च जो है चलेगी नहीं। अगर एक रिसर्च वैलिड है बट रिलायबल नहीं है तब भी वो नहीं चलेगी, ओके। रिलायबल का मतलब क्या है कि आपने जो रिजल्ट बना लिया, आपने एक बार टेस्ट किया, रिजल्ट बना लिया, बट डिफरेंट टीम अगर आती है वो आपके रिजल्ट्स को चेक करती है। डिफरेंट टीम आती है, आपके रिजल्ट को चेक करती है। टीम 1, टीम 2, टीम 3 आपके रिजल्ट को चेक करती है, और हर टीम जब चेक करती है तो रिजल्ट आपके रिजल्ट के बराबर आता है। दैट मीन्स ये रिलायबल, ओके। वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। साउंडनेस जो उसकी होगी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, ओके। सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। स्क्रीनशॉट ले ले अगर आप चाहते हैं तो, या पेन डाउन करें, नोट डाउन करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये सब रह जाता है, कॉपी मेंटेन करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रिसर्च प्रोसेस के सीक्वेंस को लगाना है। रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू,
फर्दर स्कोप ऑफ स्टडी। बिल्कुल दिमाग लगाएं, सबसे एंड में क्या आएगा आपका आंसर तभी बन जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे एंड में क्या आएगा, उसी से आपका आंसर बन जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, रिसर्च के क्वेश्चंस, फिर आप डाटा पढ़ेंगे यानी कि लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। एक बार जब हाइपोथेसिस बन जाती है, नेक्स्ट काम क्या होता है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। एंड में आप क्या करेंगे, आप फर्दर स्कोप देखेंगे उस स्टडी का। ओके, अगर आप यहाँ से देखें, सबसे एंड में यहाँ पर डाटा कलेक्शन आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ देखें डाटा कलेक्शन एंड में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता था, ये हो सकता था। ओके, दो हो गए चूज। अब हमें देखना सबसे पहला स्टेप कौन सा है। क्या पहला स्टेप आपका लिटरेचर रिव्यू है या रिसर्च क्वेश्चंस हैं? इंडीड पहला आपका स्टेप रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 4, दैट इज A, D, B, C and E. Let's move on to next question. आपको रीजन एजर्शन दिया है। एजर्शन और रीजन आपको पहचानने, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। फिर आपको देखना है कि रीजन एजर्शन को प्रॉपरली जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। एजर्शन, बेस्ड ऑन द ब्यूरोक्रेटिक एंड पोस्ट फॉर दिस नोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यू लोकल गवर्नेंस एनकरेज नेटवर्किंग एंड नेगोशिएशन ओवर फॉर्मलिज्म। ठीक है, रीजन कहता है इन न्यू लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस आर व्यूड एज अ सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। एजर्शन कहती है कि अगर हम ब्यूरोक्रेटिक और पोस्ट फॉर्डिस्ट नोशन देखें ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो नई लोकल गवर्नेंस है वो क्या कर रही है, वो नेटवर्किंग और नेगोशिएशन को फॉर्मलिज्म से ऊपर मान रही है। फॉर्मलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्स, ठीक है, यानी कि नीड्स और परफॉर्मेंस के बीच में कि क्या आपकी डिमांड्स है और क्या आपको मिल रहा है, ठीक है। क्या आपकी डिमांड्स है और क्या आपकी जो अचीवमेंट जो है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। इससे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए कितनी नेटवर्किंग है, कितना नेगोशिएशन है। नेटवर्किंग होगी, नेगोशिएशन होगी तो फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं पाएगा। तो ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट की बात करें या पोस्ट फॉर्डिस्ट नोशन की बात करें, पोस्ट फॉर्डिस्ट नोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पर बेस्ड है, एलपीजी रिफॉर्म पर बेस्ड है, ठीक है, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी आपको, जहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट में प्रॉपरली इन्वॉल्व होंगे। ओके, और न्यू लोकल गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को एक सेंटर ऑफ डेवलपमेंट की तरह लिया जाएगा। अब जो लोकल गवर्नेंस का नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात ना करें कि सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट की भी बात करें कि आपको डेवलपमेंट भी करनी है। ओके, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बनाना है, आपको डेवलपमेंट भी करवानी है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। ओके, बट पोस्ट फॉर्डिस्ट नोशन जो है, जो ये कहता है लोकल गवर्नेंस जो है वो नेटवर्किंग को एनकरेज करती है और न्यू लोकल गवर्नेंस जो है वो सेंटर डेवलपमेंट की बात करता है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। ओके, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। सो द राइट आंसर इज 2, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए करेक्टली। ओके, दैट इज 2. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिट्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो आपको पहचाननी है। हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड वेयर द प्रोसीडिंग्स इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और कोर्ट। हैबियस कॉर्पस जो है वो जब कोर्ट ऑफ लॉ है, जो लेजिस्लेचर है, उसका जब कंटेम्प्ट होता है, उसके अगेंस्ट कुछ एक्टिविटी हो रही है, ये उसके अगेंस्ट प्रोसीड नहीं किया जाता है। ओके, रिट जो है मैंडामस का, वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं किया जाता है, अगेंस्ट इशू नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो आपका सर्च्यूररी है उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जो है इसको इशू कर सकते हैं। क्यो वेरेंटो क्या कहता है कि आप इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो इसको इशू नहीं कर सकता है, सिर्फ अग्रीड पर्सन इसको इशू कर सकता है। इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए। हैबियस कॉर्पस की बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ,
ठीक है, कि आप बॉडी को पेश करें। अगर एक कोर्ट ने ये देख लिया कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को डिटेन किया हुआ है या रिस्ट्रेन किया हुआ है, तो कोर्ट कमांड करेगा उस पर्सन को या अथॉरिटी को, कहेगा कि जिसको भी आपने डिटेन किया है या रिस्ट्रेन किया है उस पर्टिकुलर पर्सन को आप कोर्ट के सामने लेकर के आएँ और प्रूव करें वो बेसिस जिन पर आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को डिटेन करके रखा था। अगर वो जो प्रूफ है वो वैलिड नहीं हो तो कोर्ट आपको ऑर्डर देती है कि उस इंसान को आप रिलीज कर दें। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मैंडेमस की बात करेंगे तो इसका मतलब है वी आर कमांडिंग। ओके, वी कमांड। ये जो सुपीरियर कोर्ट है वो इन्फीरियर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि कोई एक्टिविटी करो, जो करने वाली एक्टिविटी है उसको करो, और जो ना करने वाली एक्टिविटी है उससे आपको ये एब्सटेन करेगा। मैंडेमस क्या करेगा, करने वाली एक्टिविटी के लिए कहेगा डू इट, और जो ना करने वाली एक्टिविटी होगी उससे आपको कहेगा कि इसको ना करें। ओके, ये आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट कर सकते हैं, बट प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी ठीक है। सर्शियरी की बात करेंगे तो ये जो रिट है आपका, ये क्या कहता है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट नोटिस करेगा कि इन्फीरियर कोर्ट जो है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को कहेगा कि आप पहले तो ये पर्टिकुलर केस जो है ये आपके लिए नहीं है, आप इसको नहीं संभाल सकते, ये मुझे दे। दूसरी बात वो कहेगा कि अगर आप एक्सेस में ज्यूरिसडिक्शन, अपनी ज्यूरिसडिक्शन के एक्सेस में जा रहे हैं या बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन जा रहे हैं, तो आप इस केस को छोड़ दें, ये केस हमें दे दें। ठीक है, तो सर्शियरी जो है ये प्रिवेंटिव तो है, इसने रोक तो दिया इन्फीरियर कोर्ट को काम करने से। ठीक है, इन्फीरियर कोर्ट को रोक दिया काम करने से, बट क्यूरेटिव भी है। अब ये कह रहा है कि मुझे काम दो। ओके, आप ना करें, मुझे दे दें। ये प्रिवेंटिव भी है एज वेल एज क्यूरेटिव भी है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी लगाया जाता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। बट जो प्रोहिबिशन है ना इसके कंट्रारी में, वो भी मैं बता दूं, वो सिर्फ प्रिवेंटिव है। वो सिर्फ क्या कहेगा, वहाँ पर सुपीरियर कोर्ट जो होगा वो इन्फीरियर कोर्ट को कहेगा कि अपने ज्यूरिसडिक्शन के अगेंस्ट ना जाओ, बट वो कभी ये नहीं कहेगा कि अगर इन्फीरियर कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को नहीं संभालेगा तो आप कौन संभालेगा। प्रोहिबिशन सिर्फ प्रिवेंटिव है, वो क्यूरेटिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोहिबिशन जो है ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक इशू बना देता है, रोकता भी और फर्दर काम होने भी नहीं देता। तो ये क्या है, ये कभी कभी यूज़ किया जाता है, प्रोहिबिशन कभी कभी यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगेंस्ट होता है, बट इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्यो वेरेंटो। क्यो वेरेंटो होता है कि किस अथॉरिटी से पर्टिकुलर काम आप कर रहे हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी। क्यो वेरेंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मीनिंग ये है, ये कब लगेगा, जब एक कोर्ट किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट लगाएगा। ठीक है, मैंडेमस नहीं होता, वो क्यो वेरेंटो होता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट लगे। अब क्यों लगेगा, कि जब वो कोर्ट देखेगा कि वो पर्टिकुलर इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर ऑफिस को एज्यूम कर रहा है या उस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड कर रहा है, जबकि उसे कोई राइट नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड करने का। सपोज आप किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे एक इंसान एसएचओ की पोजीशन पे बैठा हुआ है जबकि वो एसएचओ नहीं है, तो वहाँ पर हम कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में या पुलिस बूथ में आप हमारे साथ आइए या किसी वकील को भेजिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट हमें क्यो वेरेंटो रिट जो है वो इशू करवाना है, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट, ठीक है, विदाउट वर्च्यू ऑफ हिज अथॉरिटी वो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो वहाँ पर हम क्यो वेरेंटो लगाएंगे। बट क्यो वेरेंटो जो है ये इंटरेस्टेड पर्सन भी लगा सकते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन लगा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्रीड पर्सन ही हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको करेक्ट पूछे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर का बन जाएगा, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, दैट इज 3। ओके, होप सो रिट्स थोड़े से समझ आए। मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन लाना चाहती थी बट मुझे लगा कि वर्बली समझाना ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, मेंटेन अ नोटबुक, ऐसे काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे। गवर्नमेंट बजट में जो आता है इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इनएफिशिएंसी को कट डाउन करके, प्रोडक्शन वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इम्प्रूव करके, बजट मेकिंग जो है उसमें नए नए मेथड्स लाकर,
जो एक्सपेंडिचर है उसको इकोनोमाइज करके। देख लेते हैं पहले फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, अब ये जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है ये बढ़ती क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसके ऊपर खर्चा करना है, ठीक है, और कुछ एमरजेंसीज को एड्रेस करना है। अब हमें ये देखना है कि फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम रेवेन्यू बढ़ा दें तभी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, ठीक है, जितनी स्पेंडिंग हो रही है उतना रेवेन्यू भी हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कम कर दें, खर्चा कम कर दें, प्राइवेटाइजेशन कर दें, ठीक है, यानी कि कुछ जो गवर्नमेंट के जो स्टेक्स हैं, जिन पर कुछ ऐसे होल्डिंग्स जिन पर गवर्नमेंट का स्टेक है उनको प्राइवेटाइज कर दें, ठीक है। अगर कुछ बड़ा रिफॉर्म लाना है तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट्स करवा के, सब्सिडीज़ को कम करके, जैसे कि हमने पिछले कुछ साल पहले देखा था कि हमें हमारे एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर सब्सिडी मिलना बंद हो गई थी। तो ये वही होता है, जब फिस्कल डेफिसिट्स आते हैं उसे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम लेकर के आती है, ठीक है। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर को अगर हम अवॉइड करें तब भी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बढ़ा दें, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को यानी कि एफडीआई को बढ़ा दें, तब भी हमारा जो है वो रेवेन्यू बढ़ जाएगी, उसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इनएफिशिएंसी को कट डाउन करके हो जाएगा, ठीक है, नए मेथड्स लगा के बजट के उससे भी हो जाएगा, आपके जो एक्सपेंडिचर है उसको इकोनोमाइज करके भी हो जाएगा। बट वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने से हमारे फिस्कल डेफिसिट्स में कोई फर्क नहीं आएगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग इंप्रूव होगी। ओके, सो द राइट आंसर इज A, C and D, that is 2. Moving on to the next question and the last question of this paper. Consider the following characteristics of hierarchy. आपको हायरार्की की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पहचानना है। ओके, it is inherent with division of work, it is a channel of communication, it is a part of delegation, it determines authority and structure of organization. पहले ये हायरार्की के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, डिसेंट्रलाइजेशन के लिमिटेशंस, उसके फीचर्स, डेलीगेशन के फीचर्स, आपके सुपरविजन के फीचर्स या लिमिटेशंस, ये क्वेश्चंस बहुत आते थे, अब आना कम हो गए हैं ये थोड़े से, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा हायरार्की है क्या। हायरार्की की बात करेंगे, ये आपका पिरामिड स्ट्रक्चर है। ओके, हायरार्की का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर लेवल पर एक पर्टिकुलर ऑफिसर होगा, ठीक है, जो कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन में होगा, ठीक है, A, B, C, D, E, ठीक है, F, G, H and I। ओके, आप क्या कहते हैं, पहला क्या कह रहे थे, पहला क्वेश्चन क्या कहा था इन्होंने कि ये क्या है, एक यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन का फीचर दिखेगा, ठीक है, स्पेशलाइजेशन की ही बात है, हर एक के पास एक स्पेशल फीचर है, ठीक है, हर एक की स्पेसिफाइड फीचर है, यहाँ पे लाइन ऑफ अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये बिल्कुल है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, अगर दूसरा अगर पॉइंट देखें, अगर E को G से कोऑर्डिनेट करना है तो वो जब तक फ्योल का गैंग प्लान का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उसको ये सारे लेवल्स क्रॉस करके जाना पड़ेगा, यानी कि उसको अपने इमीडिएट सुपीरियर D, देन C, देन B, देन A, देन F, देन G, इस तरह से अपना जो कम्युनिकेशन है वो करवानी पड़ेगी, ठीक है, इस तरह से अपना इन्फॉर्मेशन G तक पहुंचानी पड़ेगी, यानी कि पूरी लाइन ऑफ अथॉरिटी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि A चाहे तो अपनी फंक्शनल अथॉरिटी जो है, ठीक है, या ऑपरेशनल अथॉरिटी जो है वो B को दे सकता है, B C को दे सकता है, C D को दे सकता है और D E को दे सकता है, बट इसमें जो सेंटर ऑफ अथॉरिटी है वो A के पास मेंटेन रहेगी, यानी कि ऑपरेशनल अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट हो जाएगी, बट अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो A के पास ही रहेगी, ठीक है, जितनी B के पास है वो B के पास रहेगी, चाहे वो डेलीगेट कर दे C को, जितनी C के पास है वो C के पास रहेगी, चाहे वो डेलीगेट कर दे D को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, ये मेन कॉन्सेप्ट है हायरार्की का। तो देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या मैच हो रहा है क्वेश्चन के साथ, ठीक है।
इट इज़ इनहेरेंट विद डिवीजन ऑफ वर्क, बिल्कुल डिवीजन ऑफ वर्क है, ठीक है, ऐसे करके मैंने बनाया था, डिवीजन ऑफ वर्क है, ए को जितना काम है, बी को जितना काम है, सी को जितना काम है, डी को उतना काम है, ठीक है, सबके अपने अपने लाइन अपना स्पेशलाइज फील्ड ऑफ वर्क है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे अगर ई को जी तक जाना है तो उसको पूरा एक कम्युनिकेशन का पूरा चैनल फॉलो करना पड़ेगा, ओके, यही बताया था। उसके बाद इट्स ए पाथ ऑफ डेलीगेशन, बिल्कुल ए बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है, सी डी को दे सकता है, डी ई को दे सकता है, ठीक है, ये तो हो गया, अगेन इट्स ए पाथ ऑफ डेलीगेशन। उसके बाद इट डिटर्मिन्स अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से वो वर्क करती है, और अथॉरिटी को भी डिटर्मिन करता है, यानी कि ऑपरेशनल अथॉरिटी चाहे कोई किसी को भी दे दे, अगर हम ए की बात करें सबसे ज़्यादा सुपीरियर है यहाँ पे, जो मेन है सेंटर ऑफ अथॉरिटी है, वो अपनी अल्टीमेट अथॉरिटी अपने पास ही रखेगा, ठीक है, तो 4 भी है इसका पार्ट, ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, हायरार्की के, ओके। सो द राइट आंसर इज ए बी सी एंड डी, दैट इज 4, ओके। तो ये था आपका दिसंबर 2021 एंड जून 2022 का पेपर। इसके बाद इसके बाद एक 2021 का पेपर रहता है, 2020 में एक पेपर हुआ था, 2019 में 2 हुए थे, और 2018 में एक लिया था जो एनटीए ने लिया था, ठीक है। 2018 जून तक जो है पेपर वो यूजीसी लेता था, 2018 दिसंबर से एनटीए ने कंडक्ट करना शुरू किया था। तो मैं ये पेपर जो है वो सीबीटी वाले ही आपको करवाऊंगी, तो ये जो 2-3 पेपर रह गए ये बाद में करवाऊंगी मैं। उससे पहले मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगी जिसमें यूजीसी नेट का जो सिलेबस है चैप्टर वाइज, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक में आपको करवाऊंगी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पेपर में आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जब उस सीरीज़ को अगर देखते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस में खुद ही फ़र्क देखेंगे। जो लोग 56-57% तक आते हैं बट 60 तक नहीं आ पाते हैं, उनका तो ये सीरीज़ देखकर ही पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स 50 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं वो एटलीस्ट 55 तक पहुंच जाएंगे, ओके। उसके बाद फर्दर जब वो और मेहनत करते हैं, रिविजन्स देते हैं, तो वो लोग भी है 60, 61, 62% जो भी कट ऑफ बनता है वो लेकर नेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाँ, वो सीरीज़ में जो उसकी जो पेस होगी वो इस तरह से मेंटेन करूँगी, या वो डिटर्मिन करेगी कि मुझे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अगर कुछ ही व्यूज़ होंगे तो मैं वो बहुत आराम से ग्रेजुअली वो सीरीज़ जो है तैयार करूँगी। अगर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड ज़्यादा आती है, तो मेरी उसको बनाने की जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉपरली जाएगी, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करें, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स तो बिल्कुल दें ताकि मुझे पता चले कि फर्दर क्या करना है, या आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, या कहाँ पे कोई इशू आप लोगों को आ रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई वीडियो जो है वो आपकी मिस ना हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।